Hello children. In previous lecture we will discuss about history chapter 2 New Kings and Kingdoms. पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें चैप्टर 2 आपका मैं एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाया था नए राजा और उनका किंगडम, राज्य उसका। उसमें मैं डिस्कस किया था आपके तमाम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के कुछ किंग्स के बारे में, जैसे गुर्जर प्रतिहार का, राष्ट्रकूटों का मैंने डिस्कस किया, दंतदुर्ग के बारे में बताया था, और साथ ही आपका मैंने डिस्कस किया था चोल के बारे में, चोल एम्पायर का। वो वीडियो मैंने अपलोड करने के बाद उसी वीडियो में मैंने आपका एक क्वेश्चन पेपर भी तैयार किया था, क्वेश्चन पेपर भी मैं सेट किया था, उस पर मैंने रखा था। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप उसे सॉल्व किए होंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही आपके आंसर्स को देखूंगा, क्योंकि आपको पता होगा आपका व्हाट्सएप बन चुका है, मेरे पास उसका लिंक आ चुका है। मैं उस पर होमवर्क अपना जो भेजूंगा वो सारा उसका आंसर देखूंगा। इसलिए अगर आप नहीं किए होंगे तो मेरे सारे वीडियो को देखिए और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का एक्सरसाइज जो मैंने दिया है उसको आप सॉल्व करिएगा। आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 3। जैसा मैंने कहा था, दो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अब मज़ा आने वाला है आपके हिस्ट्री में, क्योंकि आज आपका चैप्टर होगा द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली एम्पायर के बारे में, दिल्ली साम्राज्य के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आपके मेडाइवल हिस्ट्री का पहला और सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा तो मुगल एम्पायर है, नेक्स्ट टाइम पे उसे डिस्कस करूंगा। उससे कम बड़ा दिल्ली सल्तनत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एम्पायर है जिसे इस्टेब्लिश किया था कभी मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत के नाम से। उससे पहले जो दिल्ली है ये 20th सेंचुरी में ही हाईलाइट हो चुका है दिल्ली, और इसे इस्टेब्लिश किया था, कहा जाता है तोमर्स किंग ने, तोमर राजाओं ने इसे इस्टेब्लिश किया दिल्ली को, और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। आपको पता होना चाहिए दिल्ली कोई छोटा कोई राज्य ऐसा नहीं है, वो 7 नगरों से बना हुआ है, 7 नगर मिलके बनाया गया दिल्ली। उसमें 4 नगरों का निर्माण, कहा जाता है तोमर का एक राजा था अनंतपाल, वही इस्टेब्लिश किया था 7 नगरों में से 4 नगरों को। बाकी 3 नगर अगर अलग अलग समय में इस्टेब्लिश किए गए। एक नगर को इल्तुतमिश इस्टेब्लिश किया था, एक को फिरोज शाह तुगलक इस्टेब्लिश किया था, और एक को हुमायूं इस्टेब्लिश किया था। हुमायूं ने जो दिल्ली में नगर इस्टेब्लिश किया उसे दीन पनाह नाम दिया था। फिरोज शाह ने जो इस्टेब्लिश किया उसे हिसार फिरोजा नाम दिया था, और एक इस्टेब्लिश किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सॉरी इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया। तो इन 3 राजाओं ने 3 नगरों को इस्टेब्लिश किया, और 4 नगर को इस्टेब्लिश किया अनंतपाल ने। इसीलिए अगर मैं सिंपल कहूं तो दिल्ली जो राज्य दिख रहा है इसे इस्टेब्लिश करने वाला तोमर राजा अनंतपाल है। क्लियर? तोमर राजाओं का यहाँ राज रहा है, और उसी में समय कहा जाता है अजमेर में चौहान वंश का इस्टेब्लिश हुआ, चौहान वंश इस्टेब्लिश किया गया, और भविष्य में वही अजमेर के चौहान वंश कभी तोमर राजाओं को खत्म करेंगे और दिल्ली में अपना राज कायम करेंगे। इन्हीं चौहान वंश का तीसरा चौहान बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, नाम आप जानते ही हैं, वो नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का राज आया दिल्ली में, और उधर सेंट्रल एशिया में एक शासक का उद्भव हो रहा है जिसे आप मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से वार हुआ है, और उस वार में मोहम्मद गोरी हार गया है। इसी को बात बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ तराइन। 1192 में एक बार फिर गोरी वापसी किया है, और पृथ्वीराज चौहान से एक बार फिर लड़ाई हुई है, जहां इस मोहम्मद गोरी ने हरा दिया है पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, और युद्ध में ही उन्हें मार दिया। अगर मैं बात करूं अब, तो दिल्ली पूरे एम्पायर का अब एक ही सुल्तान है, और वो सुल्तान खुद मोहम्मद गोरी है। गोरी कहा जाता है इंडिया में आया था खुद का रिजाइम इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने के लिए आया था, लेकिन मोहम्मद गोरी का सेंट्रल एशिया में भी अपना राज कायम करने का एक सपना था कि मैं सेंट्रल एशिया में भी अपना एक राज्य बनाऊंगा, मोहम्मद गोरी का राज्य बनेगा, ऐसा गोरी का सपना था। तो 1192 में तो गोरी आ गया भारत। 1194 में वो चंदावर की लड़ाई लड़ा है, जिसमें राजा जय सिंह को मारकर वो पूरा राजस्थान और पूरा दिल्ली का शासक बन गया। अभी समय आगे ही बढ़ रहा था कि उसे पता चला मध्य एशिया में मोहम्मद गोरी का एक बड़ा भाई राज करता था, ग्यासुद्दीन गोरी। वो एक्सपायर कर गया।
जब मोहम्मद गोरी को ये पता चला कि बड़े भैया मर चुके हैं तो वो क्या किया, दिल्ली की अपनी सारी सेना 1200 ईस्वी में उसने दिल्ली की अपनी पूरी सेना को लेकर आया सेंट्रल एशिया और अपने बड़े भाई की सेना को लेकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और उस समय आधे सेंट्रल एशिया पर राज कर रहे ख्वारिज्म एम्पायर पे अटैक कर दिया। यह घटना है लगभग 1202 और 3 की। कहा जाता है गोरी अपनी बड़ी सेना के साथ ख्वारिज्मों पर अटैक किया। क्यों? क्योंकि गोरी का सपना है सेंट्रल एशिया में भी अपना राज रहे और दिल्ली में भी। जब वो दिल्ली से सेंट्रल एशिया आ रहा था तो उसने दिल्ली में अपनी सत्ता सौंप दी अपने एक गुलाम को और वही गुलाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? तो ख्वारिज्मों से युद्ध करने लगा गोरी। कहा जाता है ये जो युद्ध हुआ है ख्वारिज्म और गोरी के बीच में, ये सेंट्रल एशिया का अब तक का सबसे बड़ा वार है। इसे बोलते हैं बैटल ऑफ अंधखुद। बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। कहा जाता है गोरी लगभग 1.5 से 2 साल लड़ाई किया है, 1204 तक लड़ाई किया है। लेकिन इस युद्ध में गोरी की बड़ी सेना होने के बावजूद ये ख्वारिज्मों के सामने टिक नहीं पाया और ख्वारिज्मों ने बहुत बुरी तरीके से हराया है मोहम्मद गोरी को। गोरी जब हार गया तो पंजाब में एक जाति है खोखर, खोखर जाति थी पंजाब में। गोरी ने कभी इनको बहुत मारा था, बहुत प्रताड़ित किया था। जब खोखरों ने सुना कि अंधखुद में गोरी हार गया तो खोखरों ने भारत में प्रचार करना शुरू कर दिया कि अरे गोरी मारा गया, गोरी मारा गया। जब इस बात को गोरी जाना तो उस हार का पूरा बदला पंजाब से लिया है और पूरे खोखरों को मार डाला। कुछ खोखर जिंदा बच गए जो 1206 में एक उचित अवसर पर आके नवाज अदा कर रहे मोहम्मद गोरी का सर काट देंगे और 1206 में मोहम्मद गोरी की सेवा समाप्त हो जाएगी। क्लियर? गोरी का कोई पुत्र नहीं था, ना कोई उसका पुत्र है, ना उसने कभी शादी किया। इसीलिए गोरी का सबसे फेवरेट जो स्लेव है, गुलाम है, वो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया 1206 में। राज किया है 1210 तक, 5 साल राज किया है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली रिजाइम जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो थोड़ा इंट्रो बस दिया हूं, दिल्ली रिजाइम जो मैं पढ़ाऊंगा, दिल्ली एम्पायर बहुत बड़ा है। कहा जाता है स्टार्ट हुआ है 1206 से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। 1210 से शुरू हुआ और 1526 में जाके दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक राज किया, इसको कुछ लोग गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश, कुछ इल्वरी वंश कहते हैं। जिस दिन इल्वरी वंश समाप्त होगा उस दिन यहाँ पे राज करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश खत्म होगा तो तुगलक वंश, तुगलक वंश खत्म होगा तो सैयद वंश, और सैयद वंश खत्म होगा तो लोधी वंश। यानी दिल्ली डायनेस्टी में 5 एम्पायर राज किए हैं, 5 वंश राज किए हैं, जिसमें सबसे पहला गुलाम वंश है जिसे इस्टेब्लिश किया खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सर गुलाम वंश क्यों कहते हैं? गुलाम वंश इसलिए कहते हैं बाबू क्योंकि इस समय जितने भी राजा हुए ना, गोरी का गुलाम अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। मतलब यहाँ जितने भी सुल्तान बने वो गुलाम के ही गुलाम थे, इसीलिए इसे हम कहते हैं गुलाम वंश। बाद में जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश को खत्म करेगा और खिलजी वंश इस्टेब्लिश करेगा। खिलजी वंश में आपने नाम ही सुना, महान राजा का इस्टेब्लिश हुआ है और वो राजा है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी खत्म हुआ तो तुगलक वंश आया है। इसमें भी बड़े बड़े नाम सुनेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, नारों का निर्माण करने वाले पहले वंश। उसके बाद आएगा आपका सैयद वंश, खिज्र खान जैसा शासक। उसके बाद आएगा लोधी वंश, इब्राहिम सिकंदर शाह लोधी जैसे महान शासक। कुछ इस तरह महान महान इंपरर के बारे में बात करूंगा पूरे दिल्ली सल्तनत में। तो अब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया है सिंहासन पे। ये है दिल्ली सल्तनत का इंट्रो। कौन इस्टेब्लिश किया, कौन राजा बना, कब दिल्ली सल्तनत आया और कौन उसका वास्तव में सुल्तान बना। ठीक है, यहाँ तक
नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि वो सोर्स क्या है, कैसे हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, पहले से ही बहुत सारे स्क्रप्चर तो थे ही, बहुत सारे शिलालेख थे, बाद में क्वाइन भी आ गए। और मेडाइवल हिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि दिल्ली सल्तनत में कागज आ चुका है, पेपर आ चुका है, और कागज पे लिखना शुरू हो गया है। इतिहास कागज पे बिल्कुल लिखना शुरू हुआ है, और उसे शुरू किया है एक महान स्कॉलर ने, और वो नाम है मिनाउस सिराज का। उसी ने शुरू किया मेडाइवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग पॉइंट। उससे पहले भी अलबरूनी जैसे राइटरों ने लिखा है दिल्ली सल्तनत के बारे में, अलबरूनी गजनवी के बारे में लिखा है, उन्हीं के इतिहास को मिनाउस सिराज ने लिखा है। तो अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं बात कहूं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे बड़ी जानकारी मिली है हमें इतिहासकारों के लेख से, जो लिखा है इन्होंने कागज के पत्रों पर। पहले तो स्क्रप्चर थे, शिलालेख थे, अच्छे खासे शिलालेखों पे लिखे जाते थे, कुछ क्वाइंस पे राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखे जाते थे, कुछ गुफाओं में केव में लिखे जाते थे, लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कागजों पे लिखा जाने लगा। क्लियर? साथ ही आपने देखा होगा मेडाइवल हिस्ट्री में जो कल्चर का, जो स्कल्पचर का, जो आर्ट का जो डेवलपमेंट मेडिवल हिस्ट्री में हुआ है, वो ना एंशिएंट में हुआ है ना मॉडर्न में। और इस स्कल्पचर की शुरुआत भारत में कोई किया है तो वो किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1199 ईस्वी में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया को दिया है सबसे बड़ा स्थापत्य, और वो स्थापत्य है आपका कुतुब मीनार। 1199 इसने उसे बनवाना शुरू किया। इसका एक गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी है, चाची मत लिख लेना, काकी है। तो उसी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनाया, और कहा जाता है पूरे मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर में इससे बड़ा कोई स्थापत्य हो ही नहीं सकता था। बहुत बड़ा डेवलपमेंट। हालांकि जब ये बन ही रहा था उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सपायर कर गया, बीच में 1210 में एक्सपायर कर गया। तो उसके इस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया है, लेकिन देन इसी की है, स्टार्टिंग इसी ने कराया। इतना ही नहीं, इससे कहा जाता है अजमेर में पहला मॉस्क बनवाया है, पहला मस्जिद, जिसका नाम दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ लोग कहते हैं इसे 2.5 दिन में तैयार किया गया, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, लेकिन वो पहला मॉस्क है। दिल्ली सल्तनत मुगलिया एम्पायर में ऐसा कोई सुल्तान या बादशाह नहीं हुआ जो बिना इस मास्क में जाए मुकुट पहना हो। हर एक इंसान इस मास्क में गया है, और तब जाके वो सुल्तान या बादशाह बना है। इन दोनों स्थापत्यों को इस्टेब्लिश किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बड़ा अच्छा शासक था, बड़ा अच्छा रूलर था। कहा जाता है कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए लोग इसे कुरान ख्वां कहते हैं। साथ ही ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसको एक और उपाधि लाख बख्श भी कहते हैं। ये सब कुछ है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्लियर? कहा जाता है 1210 में ये चौगान का खेल खेल रहे थे। चौगान एक समझिए कि एक तरह का पोलो जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो वो पोलो खेल रहा था, घोड़े से दौड़ रहा था, वो झुकने के लिए शायद नीचे झुका होगा मारने के लिए, तो वो गिर गया नीचे और घोड़े इसके ऊपर से चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में अचानक मृत्यु हो गया, और इसलिए अब इसका कोई पुत्र नहीं, इसलिए सिंहासन पर बैठा इसका एक गुलाम और दामाद, वो नाम है इल्तुतमिश का, जो सिंहासन पे बैठा है 1210 में। ये राज किया है लंबा, 1210 से लेके 1236 तक राज किया है। आगे इसी की बेटी राज की है रजिया सुल्तान, बहुत जानते होंगे। रजिया सुल्तान के ही बारे में मिनाउस सिराज ने बड़ा अच्छा इतिहास लिखा है। मिनाउस सिराज ने कहा दिल्ली सल्तनत में शायद कोई ऐसा राजा नहीं होगा जैसा राजा रजिया ने किया है, लेकिन रजिया में सारे एम्परर का क्वालिटी होने के बावजूद एक वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट ये है कि वो खुद एक औरत है। क्लियर? तो मिनाउस सिराज ने बड़ा अच्छा इतिहास लिखा है पूरे दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग शासकों का, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे रजिया हो, चाहे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो। इतिहास इनका कंप्लीट हुआ, और जहां 1260 में 1260 में मिनाउस सिराज एक्सपायर कर जाएंगे, 1260 में वो एक्सपायर करेंगे, और 1265 के बाद फिर इतिहास लिखा जाएगा 1266 के बाद, और वो इतिहास लिखा है बर्नी ने, जो लिखेगा अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, बलबन जैसे शासकों के बारे में, वो लिखा है बर्नी ने।
भरनी खत्म होगा, आमिर खुसरो, मलिक कफूर जैसे इतिहासकार लिखेंगे। वो खत्म होंगे तो फरिश्ता और इब्न बतूता जैसे इतिहासकार आगे इतिहास लिखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकता हूँ कुतुबुद्दीन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट आपको बताऊंगा, हिस्टोरियंस के बारे में बताऊंगा, साथ ही आपके हिस्टोरी को कंटिन्यू ले चलूंगा और एंट्री कराऊंगा इल्तुतमिश, रजिया और बलबन जैसे शासकों का। ये वीडियो आप तैयार रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे ले चलते हैं आपके लेक्चर में। ओके, थैंक यू।